नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आपका योगी बाबा एक बार फिर से यूट्यूब पर भारत की बिगड़ती हुई स्थिति कोरोना को देखते हुए विश्व आज बहुत ही बुरी तरीके से कोरोना से लड़ रहा है। अर्थव्यवस्थाएं स्थगित की स्थिति पे आ चुकी है, जनमानस डरा हुआ है और कुछ लोग इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग सकारात्मक अवसर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग नकारात्मक अवसर ढूंढ रहे हैं। आज मेरा मन विचलित हो गया जब एक न्यूज़ में यह भी खबर सुनने को आया कि कुछ लोग 1 लीटर प्लाज्मा तक के लिए 10-10 लाख रुपए तक के लिए ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर एक राहत भरी खबर यह मिलती है कि रूस ने ह्यूमन ट्रायल फेज पास कर लिया। एक और राहत भरी खबर है, यूएस कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। यूएस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो कहते हैं कि इजराइल हमसे आगे है। ये किसी संवाददाता को अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था। और अगर कोई भी आगे है और कोई भी पहले वैक्सीन लेकर आता है तो वह गरीबों के लिए, वह जनमानस के लिए, वह आदिम जाति के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन समझने वाली बात, आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ उसमें यह है कि वैक्सीन है क्या, और हम आगे देखें कि ह्यूमन ट्रायल का जो शोर है उसे क्या कहते हैं, वो कैसे होता है, क्यों बहुत सारे बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन पाया, क्यों एक वैक्सीन को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्यों एक वैक्सीन फेल हो जाती है। तो वैक्सीन कुछ नहीं है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें उसी आदमी से या वैसे व्यक्ति के सीरम से या प्लाज्मा से उस चूँकि शरीर ने उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ा है, ऐसे में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है शरीर। उस एंटीबॉडीज़ को पुनः रीडेवलपमेंट करके, रीफाइन करके, न्यूट्रलाइज करके, उसके बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट को या वीरोलॉजिकल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके तैयार किया हुआ एक बैक्टीरियोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आगे किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, बहुत ही सेफ, इफ़िशियंसी और इफ़िकेसी को तौलते हुए, नापते हुए, ताकि वह उस बीमारी से लड़ सके उसका शरीर। और मुख्य कार्य वैक्सीन का यह होता है कि ताकि वह वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उसका बॉडी पहले से ही पहचान सके और उसमें लड़ने की शक्ति बनी रहे। अब वैक्सीनेशन टर्म जो है उसको हम लोग बहुत ही कॉमनली बच्चों में होने वाली टीकाकरण से समझते हैं। अब टीकाकरण किनको दिया जा रहा है? ऐसा WHO ने माना था कि 1950 के लगभग तक भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जिनसे बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, इसलिए उनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशंस को कंपलसरी कर दिया गया। आज एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उस इम्यूनाइजेशन के तहत कुछ वैक्सीन्स बच्चों को दी जाती है, क्योंकि वो बीमारियां बच्चों में पहले साल से लेकर 5वें साल तक के बीच में सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है और उनमें डेथ होने की भी संभावना काफ़ी होती है। इसलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब उस पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया गया है। तो वैक्सीन्स को अगर समझा जाए तो वैक्सीन की एक अपनी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री से चलते हैं। वैक्सीन में अगर सोचें तो लगभग 1798 में 1798 ईस्वी में एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने पहली बार टर्म वैक्सीन यूज़ किया था। उस समय उन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम के एक वैक्सीन पे काम किया था, जो उस समय का सबसे प्रिवेलेंट डिजीज़ था, बहुत ही मॉर्टेलिटी उसकी बहुत हाई थी। लेकिन वहाँ से लेकर 1881 सन तक आते आते जब लुईस पास्चर ने इस चीज़ को घोषित किया ऑफिशियली अपने वेब प्लेटफॉर्म पे कि कोई भी ऐसी दवा जो किसी बीमारी को रोकने के लिए यूज होती है उसके लिए वैक्सीन टर्म यूज़ किया जाएगा। क्योंकि एडवर्ड जेनर ने उस समय जब स्मॉल पॉक्स के लिए वो वैक्सीन्स बना रहे थे, तो उन्होंने जिस बीमारी को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, उस वायरस को जो एक्सट्रैक्ट किया था, उस वायरस का नाम वेरियोले वैक्सीनी था। उसके नाम पे इसका नाम वैक्सीन पड़ा है। अब वैक्सीन की इफ़िशियंसी है क्या? वैक्सीन एक सेफ वे है, इफ़ेक्टिव वे है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए,
एक सबसे सेफ वे बनाया गया है। अगर कभी भी किसी डॉक्टर ने, अगर किसी साइंटिस्ट ने अगर ऐसा सोचा है तो वो आदम जाति के लिए, मानव जाति के लिए सबसे ही सदुपयोगी कार्य रहा है। अब हम समझते हैं कि कोई वैक्सीन फेल कैसे हो जाता है। फेल होने के पीछे भी कुछ कारण है। फेल होने के पीछे है कि कभी कभी वैक्सीन रिलेटेड फेल्योर भी होता है। उनका एटेन्यूएशंस अगर बढ़िया नहीं हो पाया है, उनका डेवलपमेंट बढ़िया नहीं हो पाया है, जेनेटिक स्टडीज़ बढ़िया नहीं हो पाई है, तो वह फेल होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा है वैक्सीनेशन रेजिमेन। अगर वैक्सीनेशन रेजिमेन जो है, किस बंदे को कितना डोज लगना चाहिए, अगर आपने उस डोज को प्रॉपर नहीं लिया है तो आप वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते हैं, और वैसे कंडीशन में वैक्सीन फेल हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन स्टेटस है, इम्यून सिस्टम है, बहुत बार एज और जेनेटिक्स, बहुत ऐसे जेनेटिक्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं वैक्सीन को एक्सेप्ट करने के लिए। भारत रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे तो पोलियो नाम की एक बीमारी से अपने आप को मुक्त कर पाया है। वो कैसे कर पाया? वो पोलियो की वैक्सीनेशंस के तहत ही हो पाया है। सो इसके इफ़ेक्टिव स्टडीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग समझते हैं दूसरे तरीके से, वह है कि क्यों ऐसे आज जब इतनी सारी बड़े बड़े बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स लगे हैं वैक्सीन्स बनाने में, और फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब सफल नहीं हो पा रहे हैं तो क्या है, आज कम से कम 90 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं। उसमें से 8 ऐसे हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। उसमें सबसे आगे यूएस की कंपनी है। लेकिन कभी कभी यदा कदा आता रहता है न्यूज़, वह है कि चाइना काफ़ी आगे चल रहा है, कभी बोलते हैं कि रसिया बहुत आगे चल रहा है। लेकिन अगर इन सब को, अगर सबके गति को अगर समझा जाए, तो भी गति के स्थान, गति को अपनी जगह पर रख दिया जाए, तो भी आप ऐसा पाएंगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन्स बना रही है, वो कभी भी यह क्लेम अगर करती है कि हम उसको 15 अगस्त तक ले आएंगे, जैसे भारत की एक कंपनी कोवैक्सीन ने क्लेम करा था, उनका गति हो सकता है। ह्यूमन ट्रायल होना और लार्ज स्केल पर मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। ह्यूमन ट्रायल में क्या है उसको मैं आगे कवर करूँगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और छोटा सा प्रश्न है, वो है कि वैक्सीन होना और इलाज होना। वैक्सीन होना, वैक्सीन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर किसी बंदे को वैक्सीन अगर तैयार हो जाएगी, वैक्सीनेशन किया जाएगा, बंदे में इनोकुलेट कर दिया जाएगा वो जो भी प्रिपरेशन है, तो उसे उसके शरीर को लड़ने की क्षमता मिलेगी। इलाज ऐसी चीज़ है जो अगर वो बीमारी हुई तो उसको क्या देकर उसको ठीक करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस दौरान जब हम और थोड़ा सा रुक कर पढ़े समझे इसको, तो आप पाएंगे कि अगर किसी बंदे को पोलियो हो जाता है तो उसको पोलियो की वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसको पोलियो ना हो, इसके लिए उसको पोलियो की वैक्सीनेशन, सो 2 बूंद जिंदगी की जो हम सुनते आ रहे थे जब बचपन से, वह उसके लिए था। सो वैक्सीनेशन अलग बात है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा और रुक कर समझें तो आप समझ पाएंगे कि टीटी है, टेटनस है। अगर किसी बंदे को टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, जब उसे किसी भी तरह का कट या घाव या शीशे से या लोहा से या और किसी मेटल से कटता है, और उसको अगर नहीं दिया जाता है, और अगर टेटनस हो जाता है, तो उसको टेटनस का इलाज करना है। अब उस इलाज की प्रक्रिया में बात और भी है, उसमें बहुत हाई डोज के पेंसिलिन लगाए जाते हैं, एंटी टीटी के डोज दिए जाते हैं। लेकिन ना हो, इसलिए कभी भी आपको कट होता है तो आपको टीटी लेना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर वैक्सीन बन जाएगी कोरोना की, तो आपने क्या है, आप वो वैक्सीन अगर वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आपको होने की चांसेस, वैक्सीन कोरोना होने का चांसेस कम हो जाएगा, और अगर आपके शरीर को लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अब ह्यूमन ट्रायल क्या है उसको समझते हैं। अगर कोई एक कंपनी वैक्सीन बना लेती है तो ह्यूमन ट्रायल को छोड़िए, आप किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम 5 फेज से गुजरने की आवश्यकता होती है। 5 फेज में पहला फेज है R&D का फेज होता है। जब आप यह देखते किया जाएगा कि उस वायरस का, उस बैक्टीरिया के जीन को समझा जाएगा, DNA को समझा जाएगा। जैसे अभी अमेरिका भी बोल रही है कि हम इसलिए थोड़े आगे हैं क्योंकि जनवरी के महीने में ही चाइना ने कोरोना के जीन स्ट्रक्चर्स को, जेनेटिक्स को उनके साथ में शेयर कर दिया था। तो पहला स्टेप ये है किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, वो है उनके जीन स्टडीज़ को समझना, उनके DNA स्टडीज़ को समझना कि करना क्या है। अब जैसा कि अगर आप इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ चीज़ है तो इम्यूनिटी को भी समझना ज़रूरी है। अब इम्यूनिटी हमारे शरीर में 2 तरह की होती है।
एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब नेचुरल इम्यूनिटी कभी कभी हम किसी भी बीमारी के जब भी संपर्क में आ जाते हैं तो बॉडी उस किसी भी इन्फेक्शियस बीमारी के संपर्क में जब आते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बना लेती है, ताकि अगली बार फिर वो बीमारी हो तो बॉडी खुद ही उसको रिकग्नाइज कर ले और उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर ले और उसको इराडिकेट कर ले। अक्वायर्ड क्या होता है कि हमें वो बीमारी हुई नहीं है, हम उसे अक्वायर कर रहे हैं। जो नॉर्मली लगभग 70 to 80% जो वैक्सीन हम लेते हैं वो उस पद्धति को और उस सिस्टम के तहत ही लेते हैं, उस सोच को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब वैक्सीन्स भी देखिए, दो तरह की वैक्सीन्स हैं। ये तो हो गई है जो इम्यूनिटी की बात हम कर रहे थे, अक्वायर्ड एंड नेचुरल इम्यूनिटी। अब वैक्सीन्स भी दो तरह की वैक्सीन्स, एक थेराप्यूटिक वैक्सीन्स है और दूसरे प्रोफाइलेटिक वैक्सीन्स हैं। थेराप्यूटिक वैक्सीन्स वैसे वैक्सीन्स जो वैक्सीन्स आपको इलाज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारे कैंसर के अगेंस्ट में, HPV वायरस के अगेंस्ट में जो बनाया हुआ है वैक्सीन्स, उसको थेराप्यूटिक वैक्सीन्स बोला जाता है। और बाकी जितना भी आप DPT, TT, BCG, HIV, HBV के अगेंस्ट में बना हुआ जितना भी वैक्सीन आप देखते हैं, सुनते हैं, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में आप सुनते हैं, रूबेला सुनते हैं, ये सारी वैक्सीन जो हैं वो उनको प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन्स के अगेंस्ट में रखा हुआ है। अब इतना सब रिसर्च होने के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, इनके अगेंस्ट में क्यों नहीं बन पाए। इनके पीछे बहुत सारे कारण, 30 साल लग गए एक वैक्सीन को बनने में, और वो अभी भी ह्यूमन ट्रायल को क्या सोचेंगे आप, वो R&D स्टेज में भी नहीं है। सबसे बहुत, जैसे ये एक बहुत ही ज़ोर शोर से मानव जाति को सबसे ज़्यादा सता रहा है, वैसे ही एक समय में प्लेग ने सताया था। एक समय में SARS 2002 में सार्स करके एक बीमारी आई थी, नहीं बन पाया उसका वैक्सीन। क्यों? उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहला कारण जो है वो R&D है। अगर स्ट्रॉन्ग R&D नहीं होगी, बहुत ही सुदृढ़ R&D नहीं होगी, तो किसी भी वैक्सीन को तैयार करना नामुमकिन है। अब जैसे R&D हो जाती है, वहाँ के बाद शुरू होता है उनका ह्यूमन ट्रायल बेसिस। उनको पहले प्री क्लिनिकल है, दूसरा क्लिनिकल साइड है। प्री क्लिनिकल में नॉर्मली जब आप सुनते हैं कि जानवर के ऊपर में परीक्षण किया जा रहा है तो उसे प्री क्लिनिकल माना जाता है। बहुत बार पहले वैक्सीन तैयार की जाती है और फिर उनको वैक्सीन को जानवर को, आदमी, किसी पेड़ पौधे को लगाया जाता है, उनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं, फिर क्लिनिकल स्टेज में आते हैं। क्लिनिकल स्टेज में भी 3 स्टेज हैं, और क्लिनिकल स्टेज में ये 2 स्टेजेस पे हमने बात करा, R&D और दूसरा प्री क्लिनिकल स्टेज में, इसमें भी कभी कभी सालों निकल जाती है, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल लग जाता है। क्लिनिकल स्टेज में जब भी कोई भी वैक्सीन सेंटर करती है तो 3 स्टेज है, उसमें एक छोटे समूह को पहले लिया जाता है, फिर मंझले तौर के मीन्स 10 से 20-50 लोगों का एक समूह जो होता है उनको फेज़ 1 बोला जाता है, जिसमें बंदे को वॉलंटियर्स होते हैं, मेडिक्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको लिया जाता है और उन पर यह ट्रायल करके देखा जाता है कि वह कितना इफेक्टिव है। उसके बाद 100 से 500 लोगों में करके देखा जाता है, वह भी एक समूह होता है, लेकिन उसमें कोई भी एज बार या कोई जेनेटिक वाइज या और किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स का ध्यान नहीं रखते हैं। थर्ड स्टेज में 1000 पे किया जाता है, 1000 से 5000 लोगों के बीच में किया जाता है, जिसमें कैटेगरी बनाई जाती है, एज वाइज बनाई जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो टोटली हेल्दी हैं, कुछ थोड़े कम हेल्दी हैं, उनमें अलग अलग जीन के लोगों को इंक्लूड किया जाता है। दे मे बी फ्रॉम अमेरिकन जी ब्रीड्स, दे आर फ्रॉम अफ्रीकन, एशियन, ऐसे करके उनको देखा जाता है किन में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर उसके बाद आती है लाइसेंसिंग की काम आती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। लाइसेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो आगे पीछे अपने हिसाब से तेज़ कर सकती है, लेकिन यह जो फेज जिसका हमने जिक्र करा, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टेज, जिसे बेसिकली ह्यूमन ट्रायल अगर आप समझें तो कह सकते हैं, वो ह्यूमन ट्रायल का जो दौर है वह अभी चल रहा है। इसमें किसी ने कोई फेज़ 1 पार कर रखा है, कोई फेज़ 2 पार कर रखा है, कोई फेज़ 3 पे काम कर रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन कोई आज भी एक अच्छे रिनॉन्ड एजेंसी जो है वह यह कह रही है कि इसे आने में कम से कम दिसंबर 2020 और फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021 तक लग सकता है। अब इसमें दूसरी जो सबसे समझने वाली बात है वह है कि अगर किसी भी आदमी से यह कहते हुए आप सुनते हैं कि वैक्सीन आ जाएगा तो यह निदान हो जाएगा, नहीं, निदान नहीं होगा। वैक्सीन अपने जगह पर है, इलाज अपने जगह पर है, और आपका बचाव अपने जगह पर है। आज हमारी कंपनी हमारे भारतवर्ष में जो काम कर रही है, जिस पे सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, 2 ऐसी कंपनी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के में सबसे बड़ा जगह 15,000 एकड़ ज़मीन दिया गया है पुणे में,
और सबसे ज़्यादा वैक्सीन तैयार करती है सीरम इंस्टीट्यूट। अब सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट के दौरान हमारे जो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, वी विजय लक्ष्मी साहब, उन्होंने वी विजय राघवन साहब ने उन्होंने ऐसा जाहिर करा था कि अगर ये सब कुछ सही भी हो गया तो तब भी हमें इलाज की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद भी इलाज, तो इलाज के लिए जो हमारी दूसरी पद्धति हैं जिसमें आज सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है उनका है रेमडेसिविर का चल रहा है, और भी ऐसे जो एंटीवायरल ड्रग्स बन रहे हैं, क्योंकि एक वायरस डिजीज़ है तो मेन उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और यह हमारे आदम जाति के लिए, मानवता के लिए सबसे ही उत्तम कार्य होगा। इन सब के बीच में अगर यह समझा जाए कि अभी तत्काल के लिए अगर कोई भी इंडस्ट्री यह क्लेम कर रही है, कोई भी कंट्री यह क्लेम कर रही है कि हमने उस पर काबू पा लिया है, तो यह उनका अपना अचीवमेंट है, उनके जनमानस का बहुत ही बड़ा सहयोग है उस सरकार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, कि वह पूर्ण रूप से जागरूक है। इन सब के बाद बीच में मैं अपने शब्दों को विराम इस बात से दूंगा कि अभी भी कोरोना का संकट नहीं कटा है। घर पे रहें, स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, अच्छे आदतों को अपनाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ में जाने से बचें, खुद को बचाएं और अपने समाज को बचाएं। इसके साथ ही मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि वैक्सीन कितने तरह के होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स. If you feel anything which is not wrong, which is not good, you can comment and I will be always appreciating that. Thank you. So, Jai Hind, Jai Bharat.